और जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, मेरा खून जम गया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, कोई अजनबी परछाई जो चुपचाप कमरे के अंदर झांक रहा था। उफ, इस बार की गर्मी तो सच में जान निकाल रही है। कुछ काम भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी बैठे बैठे पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऊपर से ये मौसम भी दिमाग का दही कर रहा है। आसमान को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश होगी, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिर रही। कम से कम बादलों को देखकर मन को थोड़ा सुकून तो मिलना चाहिए। अरे भाई, अभी तो गर्मी की बस शुरुआत हुई है। जब असली गर्मी आएगी तब क्या करोगे? और बताओ, गर्मियों के मौसम में अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या ठंड पड़ेगी? देवेंद्र बाबू, ये सब छोड़िए और बताइए, आज कोई भूत प्रेत की कहानी सुनने को मिलेगी या नहीं? ऐसी सुहानी रात में बैठकर डरावनी कहानी सुनने का मजा ही कुछ और होता है। और वैसे भी आपकी कहानी सुने हुए काफी दिन हो गए हैं। हाँ काका, बिल्कुल। आज तो एक बढ़िया सी कहानी सुनाइए। दुकान भी लगभग खाली है, माहौल भी कहानी सुनने जैसा बना हुआ है। ठीक है, सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लो। अब तक मैंने तुम्हें जितनी भी घटनाएं सुनाई हैं, उनमें से एक भी मनगढ़ंत नहीं थी। वे सब ऐसी घटनाएं थी जो सच में किसी न किसी के साथ घटी थी। फिर भी तुम लोगों को मेरी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। अरे नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। अगर कभी मजाक में कुछ कह भी दिया हो तो उसके लिए माफ कर दीजिए। अब से आपकी बातों पर शक नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। अब पुरानी बातें छोड़िए और जल्दी से कोई कहानी शुरू कीजिए देवेंद्र बाबू। ठीक है, जब तुम लोग इतना जोर दे ही रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। लेकिन पहले ही सावधान कर देता हूँ, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद तुम लोग कई रातों तक चैन की नींद ना ले पाओ। कम से कम एक हफ्ते तक तो ये घटना तुम्हारे दिमाग से निकलने वाले ही नहीं है। अरे काका, ऐसी कौन सी बात है इस घटना में? आप तो शुरू होने से पहले ही हमें डरा रहे हैं। उस समय मेरी उम्र कोई 29 से 30 साल के आसपास रही होगी। उन्हीं दिनों मुझे पहली बार बलिया के नगवा गांव में ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मिली थी। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही अगले ही दिन मैंने अपना गांव छोड़ दिया और नगवा गांव के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर ग्राम विकास कार्यालय के पास ही एक पुराना पक्का मकान किराए पर ले लिया। अजीब बात यह थी, पूरे गांव में वही एकमात्र पक्का मकान था। मकान को देखकर ही उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। दीवारों की कई ईंटें बाहर तक निकल आई थी। खिड़कियों के टूटे हुए पल्ले हवा में झूलते रहते थे। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका था और दीवारों पर सीलन के गहरे निशान दिखाई देते थे। दिन हो या रात, पूरे मकान में एक अजीब सी बासी और सीलन भरी गंध फैली रहती थी, जो अंदर जाते ही महसूस होने लगती थी। मकान के चारों तरफ घनी झाड़ियों और जंगली पौधे उगे हुए थे। आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था, ना कोई दुकान, ना कोई बाजार और ना ही कोई ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही दिखाई दे। बस ग्राम विकास कार्यालय ही थोड़ा पास था। शायद यही वजह थी इतना बड़ा मकान भी मुझे बेहद कम किराए में मिल गया था। खैर, किसी तरह मैंने वहां अपनी पहली रात बिताई। लेकिन सच कहूं
तो पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई। एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अगली सुबह जैसे ही घड़ी में 9 बजे मैं ग्राम विकास कार्यालय के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन गांव के लोगों की समस्याएं सुनते, कागजी काम निपटाते और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहा। लेकिन पिछली रात की जगी हुई आंखें अब जवाब देने लगी थी, क्योंकि पूरी रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई थी। उफ, कल पूरी रात आंखों में ही कट गई। न ठीक से नींद आई और न ही चैन मिला। अब तो लगता है इस मकान की सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाऊंगा। मैं यही मन ही मन सोच रहा था कि तभी मैंने गोविंद को ऑफिस के कमरे में आते देखा। उन्हें देखते ही मैंने अपने मन की बात उनके सामने रख दी। गोविंद बाबू, एक बात पूछनी थी। क्या यहाँ कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो मेरे मकान की सफाई और थोड़ा बहुत काम कर सके? अरे बाबू, इसके लिए किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही आपका काम कर दूंगा। बस इतना बता दीजिए कि आप किस मकान में रह रहे हैं। समय मिलते ही जाकर उसे अच्छी तरह साफ सुथरा कर दूंगा। अरे वही सामने वाले मोड़ के पास जो बड़ा सा पक्का मकान है ना, जिसके चारों तरफ बागान और झाड़ियां हैं, मैंने वही मकान किराए पर लिया है। मेरी बात सुनते ही गोविंद के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। अभी तक जो आदमी आराम से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर अचानक घबराहट साफ दिखाई देने लगा। क्या कहा आपने बाबू? आप उस मकान में रह रहे हैं? हाँ, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? आपका चेहरा अचानक इतना उतर क्यों गया? बाबू, मैं इस गांव का बहुत पुराना आदमी हूं। मेरा जन्म भी यहीं हुआ और पूरी जिंदगी भी यहीं बीती है। इस गांव की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझे मालूम है। लेकिन जिस मकान का नाम आपने लिया है, उसकी बात कुछ अलग ही है। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? सच कहूं तो आपकी बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाबू, मेरी बात मानिए, वो मकान रहने के लिए ठीक नहीं है। अगर संभव हो तो आज ही उसे छोड़ दीजिए और किसी दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर लीजिए। क्या? लेकिन क्यों? आखिर उस मकान में ऐसी क्या परेशानी है? उस मकान के असली मालिक भुवन चौधरी बाबू थे। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी और अकेले ही रहा करते थे। कहते हैं कि कुछ लालची लोगों की नजर उनके मकान और जमीन पर पड़ गई थी। वे किसी भी तरह उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भुवन चौधरी बाबू अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने आखिरी दम तक उनका विरोध किया। फिर उन लोगों ने को मारकर गैर कानूनी तरीके से मकान पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन बाबू, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। और उसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर आज भी गांव के लोगों की रूह कांप जाती है। भुवन चौधरी बाबू की मौत के करीब 1 महीने के अंदर ही वे सारे लोग जिन्होंने उनका मकान छीना था, एक एक करके मरने लगे। क्या? एक एक करके मर गए? लेकिन कैसे? गांव वालों का कहना है कि भुवन चौधरी बाबू की आत्मा वापस लौटी थी और उसी ने उन सभी लोगों से अपना बदला लिया। जिसने भी उनके साथ अन्याय किया था, वो कोई भी बच नहीं पाया। अरे बस भी कीजिए गोविंद बाबू। आप भी ना कैसी कैसी डरावनी बातें करने लगते हैं। भूत प्रेत जैसी चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। अब शाम भी होने वाली है, मुझे घर लौटना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा सिर्फ आपके भले के लिए कहा है बाबू।
बाकी मानना या न मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उस मकान के बारे में सुनते ही गांव वाले यूं ही नहीं डरते हैं। ये क्या हो गया? साइकिल का टायर कैसे पंचर हो गया? लगता है आज पैदल ही घर तक जाना पड़ेगा। धत तरीकी, गोविंद की बातें सुनते सुनते पता नहीं कब शाम से रात हो गया। वैसे भी इस गांव में 7-8 बजते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता है, और मैं भी कहाँ फंस गया। बैठ गया गोविंद के साथ भूत प्रेत की कहानी सुनने। उस समय पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस कभी कभी किसी दूर के घर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। मैं धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उस एहसास ने मुझे एकदम रोक दिया। मैं तुरंत पलटा और पीछे देखने लगा। अरे अरे, ये क्या? नहीं, शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। जब से गोविंद की वह डरावनी कहानी सुनी है, तब से दिमाग उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। अब और नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। किसी तरह मैं घर पहुंचा और रात में सो गया। लेकिन आधी रात के करीब अचानक मेरी नींद एक अजीब आवाज से टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी खिड़की धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रही हो। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी नींद पल भर में गायब हो गई। मैंने आंखें खोली और जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, मेरा खून जम गया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, कोई अजनबी परछाई जो चुपचाप कमरे के अंदर झांक रहा था। मैं घबराकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कौन है? कौन खड़ा है बाहर? कौन है वहां? मेरी आवाज सुनते ही वह परछाई एक पल में गायब हो गई, मानो वहां कोई था ही नहीं। मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा और हिम्मत जुटाकर बाहर देखने चला गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। अंधेरे में आंखें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। दरवाजे से कुछ दूरी पर एक आदमी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वह स्थिर था, इतना स्थिर कि दूर से किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी आकृति नजर आ रही थी। कौन है वहां? और मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? मेरे सीने की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी। मैंने उससे सवाल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुन रहे हो? कौन हो तुम? आखिर वहां खड़ा कौन है? फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और डरावनी आवाज गूंज उठी। मेरे घर में आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? कौन हो तुम? क्या तुझे नहीं पता? जो भी इस घर में कदम रखता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं जाता, और अब तू भी नहीं जा पाएगा। तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो? मैं
मैं भुवन चौधरी हूँ। भुवन चौधरी? यानी यानी वही भुवन चौधरी जिसका जिक्र गोविंद कर रहा था? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। वो तो कई साल पहले मर चुका है। ये कहते ही वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और अगले ही पल वह मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मैं इतना डर चुका था कि शरीर सुन्न पड़ गया था। ना आवाज निकल रही थी और ना ही पैर हिल रहे थे। तभी मेरे आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक उस आदमी की गर्दन से उसका सिर अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ये घर किसी और का नहीं हो सकता। मैं कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। एक कटा हुआ सर पूरी तरह खून से लथपथ हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। मेरे पूरे शरीर की ताकत जैसे खत्म हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं जाकर भी एक कदम नहीं हिल पा रहा था। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। बाबू, ओ बाबू, आंखें खोलिए बाबू। क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए। मैं गोविंद भाई, आप यहाँ कैसे? अरे बाबू, आज जब सुबह से आपको ग्राम विकास कार्यालय में नहीं देखा तो मेरा मन घबरा उठा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं इस मकान तक आया। यहां आकर देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। उसी समय मेरी चिंता और बढ़ गई। फिर डरते डरते मैं घर के अंदर आया और अंदर आकर देखा कि आप इस हालत में फर्श पर बेहोश पड़े हैं। कल रात मैंने उसे देखा था। अपनी आंखों से देखा था। किसे देखा था बाबू? आप किसकी बात कर रहे हैं? भुवन चौधरी। मैंने भुवन चौधरी को देखा था। वो यहीं था, यहीं इसी घर में। और मैं अभी शायद जिंदा हूँ इस ताबीज की वजह से। इस ताबीज की वजह से वह प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी बाबू। यह मकान ठीक नहीं है। इस घर का साया ही अशुभ माना जाता है। आज तक जो भी यहां रहने आया वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी 2-4 दिन से अधिक नहीं रह सका। इसलिए मेरी बात मानिए, अब और देर मत कीजिए। अभी इसी वक्त ये मकान छोड़ दीजिए। उस घटना के बाद मैंने उसी दिन नगवा गांव को छोड़ दिया था। और सच कहूं, उस रात जो मैंने देखा था उसकी याद आज भी मेरे दिल में डर पैदा कर देती है। कई साल बीत गए, लेकिन उस सिर विहीन आदमी की तस्वीर आज भी मेरे आंखों के सामने घूमती रहती है। काका, मानना पड़ेगा, आज की कहानी ने तो सचमुच डरा दिया। काफी दिनों बाद इतनी खौफनाक घटना सुनने को मिली। बिल्कुल सही कहा। कहानी सुनने में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब लगता है कि रात भर नींद नहीं आने वाली। बार बार वही भुवन चौधरी याद आएगा। देखो, मैंने पहले ही तुम लोगों को सावधान कर दिया था। कहा था ना, ये कहानी सुनने के बाद कई रातों तक तुम लोग चैन की नींद नहीं ले पाओगे। अब भुगतो। चलिए काका, अब हम चलते हैं। रात भी काफी हो चुकी है
ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। सच कहूं तो आज आपकी कहानी सुनने के बाद अकेले घर जाने में भी थोड़ा डर लग रहा है। बाहर बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी थीं। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही देर में पूरा गांव फिर से अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया और इसी के साथ देवेंद्र बाबू की उस भयावह कहानी का भी अंत हो गया।